उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस एक बार फिर से खबरों में है। 30 मई 2025 को इस मामले के 3 आरोपियों को दोषी करार देने के बाद अब दिसंबर 2025 में अचानक इस पर फिर से सियासत होने लगी है। वजह एक वायरल वीडियो में लिया गया बीजेपी नेता का एक नाम और उस नाम के बाद खड़े होते कई सवाल जिनके जवाब साफ नहीं हो पा रहे हैं। सवाल खड़े करने वाला ये वीडियो किसका है और उसके बाद क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, सारी जानकारी आपके सामने बारी बारी से रखते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के एक बीजेपी नेता और पूर्व विधायक की पत्नी का वीडियो सामने आया है। इसी वीडियो के चलते राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। वो बीजेपी नेता हैं सुरेश राठौर और उनकी पत्नी जिन्होंने ये वीडियो बनाया है उनका नाम उर्मिला राठौर है। इस वीडियो में उर्मिला अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए एक कथित वीवीआईपी गट्टू का नाम लेती हैं और दावा करती हैं कि हत्या उसी के इशारे पर कराई गई। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई, वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम हैं। हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी। हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटी सी कार्यकर्ता हैं। वीडियो के सामने आते ही कांग्रेस ने सीधे तौर पर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। इसी मुद्दे को लेकर नई दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है बल्कि ये पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के दौरान सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। घटना स्थल पर बुलडोजर इसीलिए चलाया गया था, साथ ही एसआईटी ने गवाहों को धमकाने का काम भी किया, ये उनके आरोप थे। गणेश गोदियाल ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मांग की कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। कहा कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज की निगरानी में हो। एसआईटी बनी, आप एसआईटी गजब की एसआईटी बनी। एसआईटी का काम होता है कि परत दर परत कुरेद कर, खंगाल कर, सबूत जुटाकर और उन सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा मिले। लेकिन एसआईटी ने जो काम किया वो ये किया कि जो गवाह थे उन गवाहों को धमकाने का काम किया। इस केस में जो सबसे बड़ा गवाह था, जो व्यक्ति अंकिता भंडारी का जो फ्रेंड था जिसने ये अंकिता भंडारी के चैट सोशल मीडिया में जारी किए कि अंकिता भंडारी ने मरने से पहले उससे कहा था कि मुझे एक विशेष सर्विस देने के लिए ये मालिक जहां वो नौकरी करती है, जो कि बीजेपी का नेता भी है, ये मालिक विशेष सर्विस एक बड़े नेता को देने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। ये अंतिम चैट है उस लड़की का, अंकिता भंडारी का। और उसके बाद उसको गवाह, मतलब उनकी गवाही को उनको धमकाना कि भाई तुम इस तरह गवाही दो। जितने गवाह इसमें आए उनको धमकाना, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की उनको बचाना। तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सरकार, उनके मंत्रियों की सरकार, तमाम उनके विधायकों की सरकार अंकिता भंडारी केस में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। और इस केस में वीआईपी का नाम उनके ही लोगों के द्वारा जब सामने आया, उसके बावजूद आज 2 दिन से वो सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। गणेश गोदियाल ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 10 से 12 दिनों के अंदर सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं होती तो कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में आंदोलन करेगी। सो इस मामले पर जवाब भाजपा की ओर से भी आया, बल्कि जवाब क्या, एक तीखी प्रतिक्रिया आई। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अंकित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। बल्कि इससे एक कदम और बढ़कर महेंद्र भट्ट ने उर्मिला राठौर पर ही कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी महिला को आगे कर रही है जिसे उसका पति तक स्वीकार नहीं करता। वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस अनुसूचित समाज और मातृशक्ति का अपमान कर रही है। यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है।
पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उन पर कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में जिस महिला का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रदेश में पुनर्विधान करेंगे। महेंद्र भट्ट ने चूंकि उर्मिला राठौर पर व्यक्तिगत आक्षेप किया था, इसलिए उन्होंने इसका भी जवाब दिया। 24 दिसंबर की शाम उर्मिला ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट की। इसमें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, महेंद्र भट्ट, आप ही बोल रहे हैं मैं किस तरह की महिला हूं, मैं कांग्रेसी हूं, जबकि मैं तो आपसे कई बार मिल चुकी हूं। आप ही ने मुझे चुनाव लड़ने को कहा था, आपके साथ सोशल मीडिया पर मेरी बहुत सारी फोटोज भी हैं, तो आपके चरित्र के बखान का ऑडियो भी आज रात को वायरल कर दूं क्या? महेंद्र भट्ट, जैसे आप मेरे चरित्र बता रहे हैं, मेरे चरित्र के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा चरित्र आपके बारे में बताना तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। अब ये लड़ाई कहाँ जाती है अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि प्रदर्शन की चेतावनी कांग्रेस से आई थी, तो वैसी ही चेतावनी इधर बीजेपी से भी आ गई। मगर चेतावनी के साथ साथ एक दावा और भी आया। ज्वालापुर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक और उर्मिला राठौर के पति सुरेश राठौर ने इस मामले में एआई के दुरुपयोग का दावा किया है। अपनी पत्नी और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के वायरल वीडियो को सुरेश राठौर ने कहा कि ये ऑडियो एआई से तैयार किया गया है और ये उनकी छवि खराब करने की साजिश है। सुरेश ने उर्मिला राठौर के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को ख़राब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरुद्ध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को ख़राब करती रही है, कहीं बैठकर कहीं अनर्गल प्रचार प्रसार करती रहती है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के रूप में ये सनसनी फैलाने का, अराजकता फैलाने का और मेरे विरुद्ध प्रचार प्रसार करने का ये मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। और उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जानी चाहिए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसे सुनकर लोगों को लगा कि सुशील राठौर ने तो इसे सिरे से नकार दिया है, तो बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। इंडिया टुडे के पत्रकार असीम बस्सी से बातचीत में उर्मिला सनावर राठौर ने कहा कि उनके पास अंकिता भंडारी केस से जुड़े कई सबूत हैं और ये ऑडियो कोई एआई जनरेटेड नहीं बल्कि पूरी तरह असली है। उर्मिला ने कहा कि वो किसी भी लैब टेस्ट या फोरेंसिक टेस्ट के लिए तैयार हैं और उनके पति ने एआई वाले जो आरोप लगाए हैं वो झूठ हैं। इसके अलावा उर्मिला दावा करती हैं कि ये सब उजागर करने के चलते उन्हें जान का खतरा हो गया है। वो लड़ाई हमेशा दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर उन्होंने लड़ाई शुरुआत करी है, जो देश के राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, और वो हमारे मतलब हम उनको भाई बोलते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। तब हमने कहा कि देखो तुम उनकी छवि धूमिल कर रहे हो, कितने अच्छे इंसान है और तुम बिना मतलब उनके बारे में अनर्गल बातें बोलते हो, उनकी छवि खराब करते हो। तब इन्होंने इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया हमारे बीच में कि उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम के 6-7 बताए, अवैध बच्चा बताया, और वो लड़ाई चलते बहुत सारे उसमें इन्होंने किस्से औरों के भी सुनाए। और वो किस्सा उसमें एक आया अंकिता भंडारी हत्याकांड। तो इन्होंने कहा तुझे पता है वो गट्टू वो वीआईपी वही गट्टू था, तेरा भाई दुष्यंत कुमार गौतम वही जा रहा था उस रात, उसे मतलब अंकिता भंडारी ने डिनाई कर दिया हर चीज के लिए ना, तो वो जा रहा था उस रात ना, इसीलिए वो उसे मरवा दिया गया। इन्होंने सारी चीजें बोली और वो जाने अनजाने में रिकॉर्डिंग तो कुछ और हो रहा था
मतलब वैसी लड़ाई, ज्वालापुर सीट को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ चीजों को हो रहा था, और वो चलते 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 अंकिता भंडारी हत्याकांड की उस रात कौन कौन शामिल थे उसमें इन्होंने संगठन महामंत्री अजय सिंह का भी नाम लिया, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया इन्होंने, और किसने क्या करा, किसने सजा कम करवाई, किसने साक्ष्य मिटाए। आरती गौड़ एक जिला पंचायत सदस्य है, उसने बुलडोजर चलवा दिया। आरती गौड़ ने दुष्यंत कुमार की कुछ अश्लील वीडियो बना रखी, इन्होंने बहुत सारी चीजें उस रात उगली। एआई कहना बहुत आसान है कि एक ऐप आई है एआई। पहली बात तो जब भी कोई एआई से वीडियो बनती, ऑडियो बनती है या वीडियो बनती है, बड़ी क्लियर बनती है। एआई ये किस तरह का वो है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि ये एआई से है ऑडियो, ये मेरी ऑडियो है ही नहीं एआई से। कभी किसी अपराधी ने अपने आप को अपराधी कहा है क्या आज तक? या उर्मिला ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस मामले को लेकर ये पूरा राजनीतिक तूफान आया हुआ है वो 2022 से शुरू होता है। मृतका का नाम अंकिता भंडारी। 2022 में अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में काम करती थी। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई। आरोप लगा कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके सहयोगियों ने अंकिता की हत्या की। पुलकित आर्य बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। विनोद आर्य अब बीजेपी से निष्कासित हो चुके हैं। पुलकित पर आरोप था कि वो अंकिता पर वीवीआईपी गेस्ट को कथित एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बना रहा था। इसका अंकिता ने विरोध किया, जिसके बाद मामला बढ़ गया और पुलकित ने अपने साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या कर दी। इस केस ने देश भर में आक्रोश पैदा किया, जिसके बाद एसआईटी जांच हुई, चार्जशीट दाखिल हुई और अदालत ने मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा दे दी। ये मई 2025 में हुआ था। फिर दिसंबर 2025 में जब अदालती प्रक्रिया चल चुकी थी, तब अचानक नए नामों और दावों का सामने आना बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि क्या वाकई कुछ दबे हुए सच हैं जो अब सामने आ रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इस शोरगुल में अंकिता के लिए इंसाफ की असली लड़ाई कहीं पीछे तो नहीं छूट रही? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल सकते हैं जब इन दावों की न्यायिक जांच की जाए। मगर आपके लिए रिपोर्ट तैयार किए जाने तक ऐसी किसी जांच की जानकारी सामने नहीं आई है। देखना होगा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अब इस मामले पर क्या कदम उठाती है। हम नजर बनाए हुए हैं और बड़े अपडेट्स आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।